हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और क्लास 9th का एग्जाम हो चुका है ना। आप लोग पास हो चुके हैं और अब आ चुके हैं क्लास 10th में। सबसे पहले क्या फील कर रहे हैं आप, है ना? कैसा फील कर रहा है, कैसा लग रहा है? डर, एक्साइटमेंट, जो भी फील कर रहे हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, उसका भी इलाज करेंगे भाई, है ना? जो भी आप फील कर रहे हैं सबसे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिलेबस। जैसा आपको पता है कि 2026 2027 है ना, इस एक साल में जो भी आप पढ़ने वाले हैं, तो मेन सब्जेक्ट्स की क्या सिलेबस है ना? मैथ्स के, ओके सॉरी, मैथ्स के, उसके बाद साइंस या सोशल साइंस, है ना, एसएसटी आपका जो सब्जेक्ट है, इन सब के जो सिलेबस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो एनसीईआरटी ने आज, जैसा आपको पता है कि 9th के सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, पर 10th का सिलेबस, ठीक है? 10th का सिलेबस उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया है कि 10th के सिलेबस में आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओके? तो अगर आप पुरानी किताबें लेना चाहते हैं, तो पुरानी किताबों से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक? कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ है। शुरुआत अगर करें हम, तो अगर आप देखेंगे क्लास 10th का जो भी सिलेबस है इस बार, हम वो सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस से। तो जैसे आपको 9th में ये किताब दिखती है ना, मैथमेटिक्स की, ऐसी इसी से चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा आपका रियल नंबर, ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद समरी। ठीक, इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, प्रूविंग वगैरह आ जाएगी उसमें। ठीक, इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ठीक, उसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसमें आप एडिशन एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। समझ आए? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें आप दूसरे यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आप पढ़ने वाले हैं इसी बुक में। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इसके बाद अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, पहले एक और मेथड होता था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो वो अब शायद नहीं हो गया है आपके। तो एक और दो दो मेथड आपको पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो है वो 2 होती है। ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 हो, है ना? जैसे आपने वो, इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस कैसे किए जाएं बाय फैक्टराइजेशन, अब ये आपको पता होगा ना, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ये पार्ट होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी, ये सब कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा ट्राइंगल्स, तो 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा ध्यान दिया था, यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स पढ़ना पड़ेगा, क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा सिमिलैरिटी का। जैसे आपने पूरा पूरा कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ा था, वैसे ही आपको सिमिलैरिटी पे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 9th में ही दे दिया गया है ना? क्लास 10th में आप दो चीजें पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक, बेसिक चीजें तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद
आपका सबसे जो लोगों का चहीता, जिससे लोग डरते भी हैं, जिससे लोग पसंद भी करते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे इसके लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री भी 2 चैप्टर आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, पहला ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखेंगे ना, तो बच्चों के सिलेबस में ये करके रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो यही चैप्टर का नाम ही है असल में, ठीक है? सवाल यही से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो स्पेसिफिक एंगल्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो सबसे डराने वाली आपको चीज है, वो यहीं से आएगी, ठीक है? पहली बात तो डरने वाला चीज नहीं है। बात होती है कि आपको कितना अच्छा टीचर मिला है समझाने के लिए। दूसरा, आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, कितनी प्रैक्टिस करते हैं खुद की। तो दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं, है ना? दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप कैसे चीज़ों को पढ़ सकते हैं आसानी से। आपकी खुद की मेहनत और आपको टीचर, ठीक है? अगर टीचर आपके डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, आपके डाउट्स पे चिढ़ जाता है, ठीक है? तो वो बच्चे का डाउट अगली बार से वो बताने से भी डरेगा और वो पूरा का पूरा सॉल्व भी नहीं हो पाएगा कभी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो टीचर अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आया कि क्या-क्या पढ़ना है, तो इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंसेस पढ़ने हैं, इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना? जैसे बिल्डिंग वगैरह की हाइट कैसे निकालनी है, एक पतंग उड़ रही है उसमें जो रस्सी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सब निकालना पड़ता है। इसके बाद हम आ जाएँगे सर्कल पे। सर्कल में हमको क्या पढ़ना है, तो टेंजेंट पढ़ना है, टेंजेंट टू अ सर्कल। इसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स, जो कि एक पॉइंट है सर्कल पे, वहाँ से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इसके बाद समरी। इसके बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 11th चैप्टर है आपका, ठीक है? और दो जो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये निकालना है हमको। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो टोटल 14 चैप्टर हैं आपके। 12th चैप्टर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना? सॉरी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो था वो आपके 9th में भी था, पर वहां आपने केवल दो चीजों के बारे में पढ़ा था ना, स्फीयर का और किसका, कोन का, ठीक है? तो स्फीयर और कोन, इसके अलावा नहीं पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे बाकी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। 13 चैप्टर जो है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स था, इसमें आपने 9th में केवल ग्राफ्स बनाना पड़ा था ना, है ना? बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, है ना? ये सब बना था। डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। पर अभी इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप्ड डेटा का, ठीक है? अनग्रुप्ड डेटा का तो सभी निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही मोड निकालेंगे आप, लेकिन अब ये सब सारी चीजें अनग्रुप्ड डेटा के लिए नहीं होंगी। अब ये सारी चीजें ग्रुप्ड डेटा के लिए होंगी, ठीक है? कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैं जब क्लासेस लूंगा ना, तो सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? डरने की ज़रूरत नहीं है ना? एक्साइटेड रहिए कि क्लासेस नहीं है ना? सिलेबस बहुत सारा आपने देखा होगा कि आप पुरानी चीज़ों में इंट्रोडक्शन लेकर आए हुए हैं। सीबीएसई की यही बहुत अच्छी आदत है। आपको बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे देता है, अचानक से सिलेबस नहीं बदल देता। तो इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है और आपको खाली अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और यूज़ कर लेना है नई चीज़ें सीखने में। इसके बाद लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी, है ना? तो प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। तो सारी चीज़ें टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 14 चैप्टर है इसमें आपके मैथ्स में। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। आगे चलें, 14 चैप्टर है। तो एक बार फिर से देखना चाहते हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स चैप्टर आपका ट्रायंगल है। सेवन चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एट्थ चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। नाइन्थ चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। टेंथ चैप्टर सर्कल है। 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। 12th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसके बाद 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? ये सब सारी चीजें आपकी लिखी हैं।
इसके बाद आ जाते हैं साइंस पे। तो साइंस में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके ये 13 चैप्टर है। कौन-कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है? अब जरा मैं डिवाइड करते जाता हूँ, ये केमिस्ट्री का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है। तो ये केमिस्ट्री का है, ठीक है? एसिड बेस एंड साल्ट ये केमिस्ट्री का है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री की देखने को मिलेंगी। समझ आया? इसके बाद इधर आ जाइए, ये देखिए लाइफ प्रोसेसेस है ना, केमिस्ट्री का पार्ट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये केमिस्ट्री का पार्ट है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 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 सॉरी, केमिस्ट्री के फ्लो में बहता जा रहा हूँ। ये एक मिनट, एक मिनट, ओके। सो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से शुरू होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, 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 ठीक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन भी, पहले एवोल्यूशन था अब एवोल्यूशन हटा दिया गया है, तो हेरिडिटी जो है वो बायोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद आपका आता है ये, तो लाइट, ठीक है, फिजिक्स का पार्ट। ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स का पार्ट। इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स का पार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का पार्ट। और ये इसमें आप कुछ भी मिला दीजिए, दोनों मिला दीजिए, तो फिजिक्स और बायोलॉजी मिक्स है, ठीक है, पर फिजिक्स में ले लेते हैं। चलिए, तो ये सब है, ठीक है, एनवायरमेंट में फिजिक्स का पार्ट है ये। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, इक्वेशन कैसे होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे आप। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आपको जो सबसे टफ जो लगता है बच्चों को, वो है बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग आप करने वाले हैं इसमें। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ने वाले हैं आप इसमें, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज आप इसमें पढ़ने वाले हैं। कार्बन और इनस कंपाउंड आपका पहले है ना इंट्रोडक्शन हो रहा है इस बार क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक अलग से ही ब्रांच आपकी खुलेगी, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आप अलग-अलग तरह के प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो भी लाइफ में हमारे लगते जितने भी प्रोसेस हैं हमारे शरीर में, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। इसके बाद हेरिडिटी, ठीक है, सॉरी, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लाइट के बारे में आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ना? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, मिरर फार्मूला, ये सब सारी चीज़ें आप लाइट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो भी आँख से रिलेटेड बीमारी वगैरह होती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी आ गया आपका, है ना? रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी देखने को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह इसमें आ जाएँगे, ठीक? और लॉज़ आ जाएँगे आपके, थंब रूल वगैरह आ जाएगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। इसके अलावा एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में जो पढ़ना है, वो आपका एक चैप्टर इसमें अलग से ऐड कर दिया गया है। तो ये साइंस में टोटल आपके 13 चैप्टर हैं, ठीक? मैथ्स और साइंस का सिलेबस अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी में क्या आएगा? तो ज्योग्राफी में ये है आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है? पहला रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, दूसरा इनको ब्रीफ में करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं ये चैप्टर्स, है ना? वो जो नाम से समझ में आ रहा है समझ लीजिए, बाकी हम जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है।
दूसरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। तीसरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज है। चौथा एग्रीकल्चर। पांचवा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। छठा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और छठवां जो है वो सातवां जो है वो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो टोटल ये 7 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे। ओके, चलिए ज्योग्राफी के बाद आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपके 5 चैप्टर मिलेंगे, है ना। पहला डेवलपमेंट, दूसरा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये तीनों सेक्टर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वाटरनरी, क्वीनरी भी होता है पर इसमें आपके साथ नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पे ज्यादा फोकस रहेगा। क्वाटरनरी भी पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद मनी एंड क्रेडिट, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी, ये अच्छा चैप्टर है। और कंज्यूमर राइट्स। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कंज्यूमर राइट्स याद आया, बहुत सारे चैप्टर्स इस बार आपके ऐसे होने वाले हैं जिनको आपको केवल और केवल इंटरनल के लिए पढ़ना है ना। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें भी जो आप 5 चैप्टर इसमें देख रहे हैं, 7 चैप्टर इसमें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि केवल और केवल इंटरनल एग्जाम में आपको पढ़ने हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आपके नहीं आते। ओके, देखो पढ़ने सारे हैं क्योंकि इंटरनल भी तो मार्क्स आपको लेना पड़ेगा ना। तो इंटरनल में भी वो आते हैं पर इंटरनल के अलावा बोर्ड में नहीं आते। तो कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं। इसके बाद आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, तो हिस्ट्री में आपके देखो ये टोटल अगर देखोगे तो 5 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से। और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पढ़ना है। और इसके बाद प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगर देखें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ये दिख रहे हैं 5 चैप्टर। ठीक है, तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म। तीसरा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चौथा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पांचवा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 5 चैप्टर आपके पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, 5 चैप्टर आपके हिस्ट्री में। ठीक है, 5 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स में। 7 चैप्टर आपके ज्योग्राफी में। 13 चैप्टर आपका आ गया साइंस में। और यही 14 चैप्टर आ गए आपके मैथ्स में। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस जो क्लास 10th का है ना, जो आप 2026 वाले इस वाले टर्म में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको सिलेबस एक बार ध्यान से देखा होगा आपने बहुत अच्छे से, है ना। 14 मैथ्स में है, 13 आपको साइंस में मिल जाएंगे। इसके बाद 7 आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी में। इसके बाद 5 5 5 मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सोशल साइंस। अगर आपको इंग्लिश वगैरह का सिलेबस चाहिए तो आप बता देंगे, मैं उसको भी आपको ला के दे दूंगा। ठीक, तो एनसीईआरटी के द्वारा इस बार आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसा आपको सिलेबस पहले था वही सिलेबस आपका अब भी आ रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। ठीक, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। जरूरत पड़े तो अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो, वैसे आपको बुक खरीदेंगे तो बुक लेंगे तो आपको दिख सब कुछ दिख ही जाएगा। आप कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो सीरीज आपके लिए पहले स्टार्ट कर दूंगा। एवरीबॉडी, जिस सबको वोट करना है, जितने भी बच्चे हो सबको वोट करना है, जितने लोग चाहते हो, है ना। हम शुरुआत करेंगे उसी सब्जेक्ट से जिनकी ज्यादा वोट मिलेंगे। ठीक है, तो अपना जो भी आप चाहते हो कि भैया मैथ से शुरू करिए, भैया साइंस से शुरू करिए, भैया एसएसटी से शुरू करिए, इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हो वो सब्जेक्ट हम पहले शुरुआत कर देंगे। ओके, चलिए अगर आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है तो थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस और भी बच्चों के साथ शेयर करिए, है ना। और पढ़ाई को एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कैसा फील कर रहे हैं आप। ओके, और ये भी कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।